किया गया था माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल का, ठीक है। तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल का जो नोट्स प्रोवाइड किया गया था, तो घर में प्रैक्टिस करने के लिए हम बोले थे, सब लोग किए हो? जैसा एक था एमसीक्यू का और विथ नोट्स, यही था ना, एमसीक्यू विथ नोट्स। तो इसमें एमसीक्यू के बारे में थोड़ा हम चर्चा करते हैं, क्योंकि इस बार भी चांसेस है कि एमसीक्यू क्वेश्चन आने के लिए। तो देखो बहुत है, पहला क्वेश्चन क्या था, एक बार हम इसको रिवाइज कर देते हैं जैसे सब लोगों को याद रहे। मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स इज एप्लीकेबल फॉर। मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन जो स्टैटिस्टिक्स है ना, तो उसमें वो क्या होता है, एक्चुअल वो है क्लासिकल। तो क्लासिकल स्टैटिस्टिक्स, यहां जो ऑप्शन है ए बी सी डी, तो देखो सी का भी फोटोन हो गया है, ए का भी ऑप्शन फोटोन हो गया है ना। देख नहीं रहा, इसमें एक फोटोन होगा और दूसरा फोनोन होगा, ठीक है। थोड़ा करेक्शन कर लेना है। सुनाई दे रहा है? यस सर, थोड़ा सा बड़ा कर देना सर, दिख नहीं रहा। हाँ ठीक है, हम बड़ा कर रहे हैं। एक मिनट वेट करो, साउंड भी हम ज्यादा कर देते हैं। तो जैसा है कि ये जो है, इसमें नोट्स तो तुम लोगों के पास भी है, अगर चाहो तो पीडीएफ में खोल सकते हो ना। तो इसमें देखो ऑप्शन ए और सी सेम हो गया है, तो ए फोटोन्स और सी है फोनोन्स। तो यहाँ आइडियल गैस होगा मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन, मतलब पूरा गैस पार्टिकल जो है वो क्लासिकल है। तो ये याद रखना है, मैक्सवेल-बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स या एमबी स्टैटिस्टिक्स जो होता है वो क्लासिकल फिजिक्स के वाइज जितना पार्टिकल होता है, गैस होता है, सिस्टम होता है, उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। और फर्मी-डिराक और बोस-आइंस्टाइन जो है वो क्वांटम पार्टिकल के लिए, उसमें भी जिनका स्पिन है 1 2 3 4 एच कट, तो उसके लिए होता है वो बोस-आइंस्टाइन, और जिसका है हाफ एच कट 3/2 एच कट, इन सब के लिए होता है फर्मी-डिराक। फिर दूसरा क्वेश्चन देखो, इन एमबी स्टैटिस्टिक्स व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो एमबी स्टैटिस्टिक्स में हर पार्टिकल को हम लोग अलग अलग पहचान सकता है, ग्रीन येलो रेड ऐसा बॉल अगर है तो जो अलग करके पहचान सकते हैं ना, इसको होगा एमबी, क्योंकि फिर वो हो गया क्लासिकल। तो पार्टिकल आर डिस्टिंग्विशेबल, ये होता है एमबी स्टैटिस्टिक्स। फिर नंबर 3 क्वेश्चन, अगर किसी को समझने में कोई दिक्कत हो रहा है, एमसीक्यू इसलिए हम डिस्कशन कर रहे हैं कि बाद में तुम लोग को कुछ परेशानी ना हो। इन ए मैक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल, माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल मतलब जहां एल वी ई कांस्टेंट है, ए सिस्टम ए ऑफ फिक्स्ड वॉल्यूम इज इन कांटेक्ट विद ए लार्ज रिजर्वर बी, देन क्या होगा, एनर्जी कांस्टेंट है, तो एनर्जी ए कैन एक्सचेंज एनर्जी, अगर कांस्टेंट है तो ए कैन ओनली पार्टिकल, ए कैन नॉट exchange neither energy nor particle, और A cannot exchange both energy and particle। तो एक चीज देखो, माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल का मतलब ही है एन वी ई कांस्टेंट। तो V तो कांस्टेंट बोला हुआ है, और एन कांस्टेंट मतलब पार्टिकल भी कांस्टेंट, तो पार्टिकल एक्सचेंज नहीं होगा। और E कांस्टेंट मतलब एनर्जी कांस्टेंट, तो एनर्जी भी एक दोनों में एक्सचेंज नहीं होगा। तो ये A कैन एक्सचेंज नाइदर एनर्जी नॉर पार्टिकल्स विद B, ये है करेक्ट आंसर, क्योंकि N भी कांस्टेंट रहना चाहिए और E भी कांस्टेंट रहना चाहिए। फिर देखो नंबर 4, 2 distinguishable particle can be distributed in 3 separated
क्वांटम स्टेट बाय, ये क्या होता है, 2 अगर पार्टिकल है और 3 सिस्टम है तो उसको क्या कह सकते हैं हम लोग, कैसे वो लोग डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, घर में किए थे इसको, नो सर। तो 2 पार्टिकल अगर 3 है, 3C2 बाई क्या होना चाहिए, अगर 2 डिस्टिंग्विशेबल पार्टिकल है मतलब दोनों को अलग अलग हम लोग पहचान सकते हैं और 3 स्टेट है तो फैक्टोरियल 3 मतलब 3 into 2 into 1 या 6 होगा इसका आंसर। अगर ये इनडिस्टिंग्विशेबल हो जाता तो इसका हो जाता फिर 3C2 मतलब 3 टाइम्स, तो यहाँ आंसर होगा 6 फैक्टोरियल 3। फिर नेक्स्ट जो है ए कॉइन एंड ए 6 फेस डाइस are thrown, the probability that the coin shows head and dice shows 2, तो दोनों एक साथ क्या है, 2 तरीका का है, मतलब 6 फेस है और हेड टेल में 2 मतलब 6 into 2 12 टाइप्स का होता है। किसी एक फेस का पढ़ने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/6। लूडो में देखते हो ना डाइस क्या रहता है, 1 to 6 1 to ना होता है 1/6, और कॉइन में हेड एंड टेल तो हेड और टेल पढ़ने का प्रोबेबिलिटी क्या होता है 1/2। तो अगर प्रोबेबिलिटी क्या होता है मल्टीप्लिकेटिव मतलब गुना होता है प्रोबेबिलिटी, तो एक का प्रोबेबिलिटी है 1/6 और दूसरे का प्रोबेबिलिटी है 1/2, तो क्या होगा 1/6 into 1/2 equals to 1/12, दैट इज द प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी क्या होता है, अगर किसी एक का प्रोबेबिलिटी है P1 और दूसरे का प्रोबेबिलिटी है P2 तो दोनों का मिला के प्रोबेबिलिटी होगा P1 into P2। फिर देखो 6th क्वेश्चन जो है, अकॉर्डिंग टू द पोस्टुलेट ऑफ इक्वल ए प्रायोरिटी प्रोबेबिलिटी ऑल माइक्रोस्टेट इन माइक्रोकैनोनिकल एंसेम्बल हैव प्रोबेबली इक्वल। इक्वल ए प्रोबेबिलिटी मतलब ही तो वहां आंसर दिया हुआ है, यहाँ पे आंसर दिया हुआ है कि इक्वल, तो आंसर क्या होगा इक्वल सी। स्टेट ऑफ ए नॉन इंटरेक्टिंग पार्टिकल विथ स्पिन हाफ पार्टिकल का 2 to the power n। फिर 8 में देखो इसमें कुछ बोलना नहीं है, 2 सिस्टम है, वहां हेल्मोनेज एनर्जी क्या होगा ये कैलकुलेशन करना है, थोड़ा बड़ा है ये कैलकुलेशन, पिछले दिन ही हम बताए थे इसका फ्री एनर्जी कैलकुलेशन, ये थोड़ा बिग आंसर है। फिर उसके बाद दूसरा भी सेम है, घर में थोड़ा देख लेना, डेल एफ डेल टी, पहले था एफ कैलकुलेशन, ये 8 नंबर क्वेश्चन में था एफ एनर्जी कैलकुलेशन और डेल एफ डेल टी कर देना है उसको ही, तो ये आएगा दूसरा, इसलिए एक साथ दिया गया है 8 और 9 नंबर क्वेश्चन। फिर 10 द एंट्रोपी फंक्शन ऑफ ए सिस्टम इज गिवन, तो टेम्परेचर ऑफ द सिस्टम क्या होगा, एंट्रोपी में टेम्परेचर नेगेटिव हो जाएगा कुछ सिस्टम के लिए, यही तो पिछले दिन हम पढ़ाए थे ना, नेगेटिव टेम्परेचर, और नेगेटिव टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है, नेगेटिव टेम्परेचर इज हायर देन पॉजिटिव टेम्परेचर और इनफाइनाइट टेम्परेचर, यही पढ़ाया गया था पिछले क्लास में, तो इसमें नेगेटिव सम एनर्जी के लिए टेम्परेचर हो सकता है। उसके बाद देखो ये वाला H3 to the power n, ये तो
एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है। ये माइक्रोस्टेट का वॉल्यूम और n नंबर है, एक का होता है h क्यूब और n नंबर का होगा h क्यूब टू द पावर n, मतलब h3n। द प्रेशर एक्सर्टेड बाय क्लासिकल हार्डनेस ऑफ प्रेशर, इसलिए प्रेशर 0 हो जाएगा। फिर 13 में क्या है, द नंबर ऑफ मैक्रोस्टेट फॉर n पार्टिकल इन मैक्सवेल बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स। इसके बाद any number of particles can be accommodated in an energy state for any number of particle, MB स्टैटिस्टिक्स में भी कुछ भी पार्टिकल हो सकता है और बोस आइंस्टाइन में भी एक स्टेट में बहुत सारे पार्टिकल रह सकता है। FD स्टैटिस्टिक्स में एक एनर्जी स्टेट में एट ए टाइम एक ही पार्टिकल रहेगा, पर बोल्ट्जमैन स्टैटिस्टिक्स मतलब MB स्टैटिस्टिक्स में एक स्टेट ऑफ ए नॉन इंटरैक्टिंग क्लासिकल पॉइंट पार्टिकल कांस्टेंट टू मूव on the two-dimension surface of a sphere, the internal energy of freedom, किसी भी डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ kT एनर्जी रहता है। अगर यहाँ n पार्टिकल है 2 डायमेंशन में तो उसका डिग्री ऑफ, अगर 1 डायमेंशन पार्टिकल होता तो n इंटू हाफ kT, तो यहाँ आंसर है C। अगर ये 3 डायमेंशन पार्टिकल दिया जाता इस सेम क्वेश्चन तो वो आंसर हो जाता 3/2n kT। फिर देखो द डेंसिटी ऑफ स्टेट ऑफ ए सिंगल पार्टिकल इन 3 डायमेंशन, ये पूरा कैलकुलेट किया गया है और कैलकुलेट करने के बाद क्या होता है, वो प्रोपोर्शनल टू एनर्जी p²/2m। नेक्स्ट द डेंसिटी ऑफ n एनर्जी पार्टिकल, यहाँ पे क्या होगा e⁻3n - 1/2। फिर ये देखो ये तो डायरेक्ट रिलेशन है, इसको ज्यादा इप्सिलॉन, पहले था 0 और इप्सिलॉन, इसको थोड़ा बदल के इप्सिलॉन और 2 इप्सिलॉन हो गया, तो इसमें भी कैलकुलेशन है। तो उसमें केबीटी होगा ना, 1 डायमेंशन है और हार्मोनिक ऑसिलेटर है, तो हार्मोनिक ऑसिलेटर का डिग्री ऑफ फ्रीडम, हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में हाफ kT, और टोटल कितना होता है, हार्मोनिक ऑसिलेटर है तो 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है जनरली, एक है रोटेशन और एक है ट्रांसलेशन। अगर उसमें x y है तो 3 हो जाएगा, x y 2 ट्रांसलेशन 1 रोटेशन। हार्मोनिक क्लासिकल हार्मोनिक ऑसिलेटर का टोटल डिग्री ऑफ फ्रीडम होगा 2, तो हर डिग्री ऑफ फ्रीडम में कितना जाता है, हाफ kT, तो टोटल होगा 2 इंटू हाफ kT मतलब kT। k को यहाँ kB भी लिखा जाता है, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट को k भी कहीं कहीं लिखा जाता है, कहीं कहीं k∗b भी लिखा जाता है। 23 में हम जाएंगे, जहां देखो ट्रिक्स देखना है। कंसीडर ए सिस्टम ऑफ n इंटरैक्टिव पार्टिकल n d डायमेंशन, तो ak⁻s है, तो ak⁻s जो है इसको यहाँ क्या करना है, डेंसिटी ऑफ स्टेट, देखो ये नीचे इसको स्टार लगा लो, इसमें नोट डाउन कर लो, अगर तुम्हारे पास कुछ है ना ऐप या कुछ, तो इसको जैसे मार्क कर लो। ये देखो 3 डायमेंशन के लिए e⁻3/2 - 1, 2 डायमेंशन के लिए 2/2 - 1, और ये मतलब ये होता है क्या, एक्चुअल जो होता है d/s - 1, तो बी है ऑप्शन। तो इसको स्टार लगा लो, किसी भी क्वेश्चन अगर डायरेक्ट आ जाएगा 1 डायमेंशन 2 डायमेंशन 3 डायमेंशन, तो डायरेक्ट उसको तुम टिक लगा सकते हो, ये अगर तुम्हारे पास रहेगा। द डेंसिटी ऑफ स्टेट कैसे होता है, इप्सिलॉन d/s - 1। अभी थोड़ा हम पीछे जाते हैं, अभी थोड़ा पीछे जाएंगे, वहां पे एक क्वेश्चन था ना, कि थोड़ा पीछे चला जाओ, वहां पे एक क्वेश्चन था कि किसके साथ वो डिनोट करता है, 16 में चला जाओ क्वेश्चन 16। देखो यहाँ क्या लिखा हुआ है 16 में, द डेंसिटी ऑफ एनर्जी स्टेट ऑफ ए सिंगल पार्टिकल इन 3 डायमेंशन मॉडल बाय कैनोनिकल एंसेम्बल डिपेंड्स ऑन एनर्जी इप्सिलॉन। कैसे डिपेंड करता है, तो इप्सिलॉन कैसे डिपेंड कर रहा था, इप्सिलॉन d/s - 1। s क्या होता है,
का रिलेशन, तो उसको अगर इसमें बिठाएंगे तो आ जाएगा 3 बाई 1.5 माइनस 1, तो इप्सिलॉन, क्योंकि यहाँ p²/2m जो रिलेशन था उसको बिठाना है। तो ये अगर इक्वेशन तुम्हारे पास रहेगा, नंबर 23 का जो इक्वेशन अगर किसी के पास रहेगा, तो ये तीनों अगर इक्वेशन रहता है, ये तीनों इक्वेशन, तो इसमें डायरेक्टली टिक कर सकते हो। नंबर 24 थोड़ा बड़ा है कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, नंबर ऑफ वेट डिस्ट्रीब्यूशन। फिर देखो 25 में ये स्टार लगा लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ए माइक्रोकैनोनिकल एंसेम्बल इज कैरेक्टराइज्ड बाय रो ई इक्वल्स टू डेंसिटी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फेज पॉइंट। तो इसमें क्या है, करेक्ट क्वेश्चन सी देख लो, वहां पे हम लोग दिए थे ना, ई कहाँ रहेगा, ई प्लस डेल्टा और ई माइनस डेल्टा के बीच अगर ई कांस्टेंट रहता है तो उसको हम लोग कहेंगे माइक्रोकैनोनिकल एंसेम्बल। 26 फिर कैलकुलेशन, कीपिंग एनर्जी कांस्टेंट वॉल्यूम ऑफ आर्बिट्रेरी गैस इज मेड 10 टाइम्स द चेंज ऑफ एंट्रोपी। एंट्रोपी जो फार्मूला होता है ये आ जाएगा n/ln2। फिर साकुट-टेट्रोड इक्वेशन, ये डायरेक्ट क्वेश्चन है। एंट्रोपी ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन है। एंड द लास्ट वन इज गिब्स पैराडॉक्स, ये भी डायरेक्ट, ये तीनों डायरेक्ट फार्मूला है। तो एमसीक्यू घर में क्वेश्चन करना है। अभी हम कुछ चीज बता रहे हैं, यहाँ किसी को कुछ प्रॉब्लम हुआ एमसीक्यू में, अगर किसी का कुछ प्रॉब्लम है तो बताओ, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर में जाएंगे। तुम लोगों का तो रिवीजन हो रहा है ना? यस सर। तो रिवीजन में तो पढ़ना है ना। रिवीजन का मतलब क्या होता है, घर में पढ़ना होगा, नहीं तो रिवीजन का कोई मतलब ही नहीं होगा। रिवीजन का मतलब है पढ़ना है घर में। फिर देखो हम लोग दूसरे एंसेम्बल में जा रहे हैं, कैनोनिकल एंसेम्बल। अच्छा बताओ तो माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल में क्या था, इंपॉर्टेंस क्या था माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल का? बताओ। ईवीटी माइक्रो कैनोनिकल का हम नहीं बता रहे, हम बता रहे माइक्रो कैनोनिकल का। माइक्रो कैनोनिकल का कांस्टेंट होता है एनवीई। माइक्रो कैनोनिकल जो पहला वाला था, हम एक चीज बताए थे ना एंसेम्बल पढ़ाने के टाइम, माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल पढ़ाने के टाइम एक चीज बताए थे कि माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल जो है दैट इज आइडियल एंसेम्बल, मतलब वो बहुत सही है पर प्रैक्टिकली इनएप्लीकेबल, मतलब प्रैक्टिकल काम में ये यूज नहीं होता है। जनरली ये आइडियल है, बहुत ही सही चीज है, पर प्रैक्टिकली यूज नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? एक बार पिछला चीज में याद कर लो, जब हम लोग किए थे माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल तो ये बताए थे, ग्रीन कलर का हम दिखाए थे ना कि एक है, क्योंकि एनर्जी कांस्टेंट हम लोग बता रहे हैं कि एनर्जी कांस्टेंट, और पर हम लोग देख रहे हैं कि एनर्जी क्या है, हम लोग बता रहे हैं कि एनर्जी कांस्टेंट है, पर हम लोग एनर्जी को ले रहे हैं
1 मिनट, यहाँ पे एक नोट्स हम दिखाए थे उस दिन तुम लोगों को, ये वाला नोट्स में हम दिखाते हैं। तो इसमें तो नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, यहाँ पे एक नोट्स हम दिखाए थे तुम लोगों को, इसमें देख लेते हैं अगर पीपीटी में है। इसको थोड़ा याद करना है कि क्यों हम लोग माइक्रो कैनोनिकल से काम नहीं चल रहा था और कैनोनिकल एंसेम्बल का जरूरत पड़ गया लोगों को, वाई। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे, फिर हम देखते हैं कि यहाँ है कि नहीं। हाँ ठीक है, 1 मिनट। हाँ, ये शेयरिंग हम बंद कर रहे हैं और इसके बाद थोड़ा दूसरा शेयर करते हैं। देखो यहाँ पे एक चीज था ना, दिस वन, देखो माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल में ये ग्रीन दिखाई दे रहा है तुम लोगों को, ये ग्रीन वाला हिस्सा दिखाई दे रहा है, ग्रीन पोर्शन। यस सर। और इसमें क्या लिखा हुआ है, E माइनस डेल्टा बाई 2 और E प्लस डेल्टा बाई 2, ये दोनों के बीच जो एनर्जी है हैमिल्टोनियन है, उसमें जितना पॉइंट है, जितना फेज पॉइंट है, एक्चुअली फेज पॉइंट मतलब एक स्टेट है, वो सारे स्टेट होगा माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल। तो एक बार तुम बता रहे हो कि E को कांस्टेंट रहना है और दूसरे टाइम में E कांस्टेंट है, थोड़ा सा इधर उधर हो रहा है, E प्लस डेल्टा E से E माइनस डेल्टा E तक है। तो पहले हम लोग आइडियली उसको पकड़ रहे हैं कि एनर्जी कांस्टेंट रहना है और दूसरे टाइम हम लोग मान रहे हैं कि एनर्जी 100% कांस्टेंट नहीं रह सकता है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन हो रहा है और उस फ्लक्चुएशन को प्लस माइनस डेल्टा में हम लोग लिख रहे हैं। तो एक्चुअली आइडियली अगर इसको देखें तो सही है, पर प्रैक्टिकल में तो कोई आके अगर तुमको कोई बच्चा आगे पूछेगा कि तो एनर्जी कांस्टेंट नहीं है, कैसे आप लोग बता रहे हैं कि एनर्जी कांस्टेंट होगा। दैट इज थ्योरेटिकल एनर्जी कांस्टेंट रहना चाहिए, पर प्रैक्टिकल केस में एनर्जी कांस्टेंट नहीं हो रहा है। यही है प्रॉब्लम माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल के साथ। तो ये प्रॉब्लम क्यों है? ये प्रॉब्लम इसलिए है कि हम लोग एनर्जी को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, हम लोग एनर्जी को डायरेक्ट मेजर नहीं कर सकते हैं, दैट इज द प्रॉब्लम बिहाइंड दिस। तो अगर बहुत बड़ा कोई स्टेट होगा, हम ये बताए थे ना, एक लाइन के ऊपर अगर तुम और लाइन खींचते जाओगे तो वो लाइन मोटा हो जाएगा, सिंगल लाइन नहीं रहता है, दैट इज फ्लक्चुएशन। तो बहुत बड़ा सिस्टम के लिए फ्लक्चुएशन होगा, एनर्जी डायरेक्ट मेजरमेंट वाला क्वांटिटी नहीं है। तो अगर हम लोग दूसरे के ऊपर एनर्जी को लेते हैं तो उसमें दिक्कत हो जाएगा। तो क्यों ना हम एनर्जी को कांस्टेंट नहीं रख सकते हैं, तो इसको बदल के जिसको कांस्टेंट रख सकते हैं उसको ले लेते हैं। तो क्या है, एनर्जी मेजर करते हैं हम लोग कहाँ, विथ हेल्प ऑफ टेम्परेचर। अभी हम लोग 2 या 3 MCQ ऐसा था ना जहां हाफ KT करके एनर्जी एक डिग्री ऑफ फ्रीडम में होगा, ये हम बता रहे थे। तो एक्चुअली पर डिग्री ऑफ फ्रीडम एनर्जी है हाफ KT, के तो कांस्टेंट है, तो T टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट, तो और हम लोग बता सकते कि एनर्जी टेम्परेचर के ऊपर डिपेंडेंट। तो एनर्जी अगर फ्लक्चुएट हो रहा है तो हम लोग डायरेक्ट टेम्परेचर को पैरामीटर ले लेते हैं। तो ऐसे ही हो गया एक एंसेम्बल जहां हम लोग E के बदले में T को कांस्टेंट कर रहे हैं, यानी N भी E के बदले में N भी T, और जितना भी माइक्रो स्टेट है उसका मैक्रो स्टेट का जो एनर्जी है वो चाहे बदल जाए पर टेम्परेचर कांस्टेंट रहना है। तो यहाँ आपस में क्या कर सकता है, यहाँ आपस में स्टेट या पार्टिकल आपस में एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है, पर टोटल टेम्परेचर T कांस्टेंट, मतलब N कांस्टेंट, V कांस्टेंट, T कांस्टेंट, दैट इज कॉल्ड कैनोनिकल एंसेम्बल। डायरेक्ट हम लोग T को मेजर कर रहे हैं,
तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होगा। इसमें एक एंसेम्बल में जितना भी मेंबर है आपस में एनर्जी को एक्सचेंज कर सकते हैं, हीट रिजर्वर के साथ भी एनर्जी कर सकते हैं। यहाँ थोड़ा एनर्जी का फ्लक्चुएशन हो रहा है पर पैरामीटर में इसका असर नहीं पड़ रहा है। दैट इज कैनोनिकल। क्लियर? यही हमको समझाना था तुम लोगों को कि क्यों माइक्रो कैनोनिकल एंसेम्बल काम नहीं कर रहा है और क्यों हम लोगों को कैनोनिकल एंसेम्बल लेना पड़ा। अभी बाकी चीज देखो, रिवीजन में थोड़ा नोट्स हम प्रोवाइड कर देंगे तो देख लेना है कि ये डिटेल्स क्या है। देखो ये एक सिस्टम है, एन वी टी कांस्टेंट पर एनर्जी चेंज E1 E2 E3 E4 अलग अलग एनर्जी, ये आपस में एनर्जी एक्सचेंज कर सकता है पर टोटल टेम्परेचर, टोटल वॉल्यूम और टोटल नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर स्टेट, पर माइक्रो स्टेट का सेम रहना है। ठीक है, ये है कैरेक्टरिस्टिक्स। फिर हम लोग देखेंगे कि पार्टीशन फंक्शन। उस दिन ही हम बताए थे कि अगर किसी के पास पार्टीशन फंक्शन है तो पार्टीशन फंक्शन के थ्रू पार्टीशन फंक्शन दे कैन कैलकुलेट एंट्रोपी ऑफ द सिस्टम एंड ऑल द इंफॉर्मेशन ऑफ द सिस्टम मस्ट बी कैलकुलेटेड। तो पार्टीशन फंक्शन अगर है तो पार्टीशन फंक्शन क्या होता है, e टू द पावर माइनस बीटा e। e मतलब छोटा e जो एक्सपोनेंशियल e है और ये बड़ा e है जो एनर्जी e बाई kT के 1/kT कोई बीटा लिखते हैं। तो ये है एनर्जी। अगर किसी के पास एनर्जी है तो वो पार्टीशन फंक्शन लिख देगा, ये है एनर्जी का, और इसको पार्टीशन फंक्शन हम लोग बना लिए n/n0। दिस इज z इज पार्टीशन फंक्शन। ये कैनोनिकल एंसेम्बल का पार्टीशन फंक्शन है। और कैनोनिकल एंसेम्बल का देखो सारे इस टेबल में सारे चीज दिया हुआ है कि कैसे हम लोग कैलकुलेट कर सकते। इंटरनल एनर्जी फ्रॉम पार्टीशन फंक्शन, फिर एंट्रोपी फ्रॉम पार्टीशन फंक्शन, फ्री एनर्जी फ्रॉम पार्टीशन फंक्शन, प्रेशर फ्रॉम पार्टीशन फंक्शन, केमिकल पोटेंशियल फ्रॉम पार्टीशन फंक्शन एंड हीट कैपेसिटी फ्रॉम पार्टीशन फंक्शन। अगर किसी के पास पार्टीशन फंक्शन के इंफॉर्मेशन आ जाता है तो उससे बाकी सारे चीज निकल जाएगा। ठीक है, so it is very much important to know the partition function. Partition function is proportional to e to the power minus e के पावर में क्या होगा माइनस h by kT। h मतलब हैमिल्टोनियन, मतलब इप्सिलॉन, मतलब एनर्जी। हैमिल्टोनियन क्या होता है, p²/2m प्लस हाफ m ओमेगा स्क्वायर x स्क्वायर, दैट इज ए पोटेंशियल और एक काइनेटिक पार्ट। तो पिछले दिन हम लोग पढ़े थे कि माइक्रोकैनोनिकल एंसेम्बल में लीनियर हार्मोनिक ऑसिलेटर क्या देता है। यहाँ पे भी हम लोग देखेंगे कि हार्मोनिक ऑसिलेटर कैसे होता है कैनोनिकल एंसेम्बल में। ये है इक्वेशन, इसका पार्टीशन फंक्शन निकल गया और एनर्जी सारे CB ए सब कुछ हम लोग निकाल सकते हो गया। फिर ये थोड़ा क्वेश्चन है, मल्टी लेवल स्टेट है 0 इप्सिलॉन 2 इप्सिलॉन, तो एनर्जी बदल रहा है पर टेम्परेचर अगर सही है तो कोई चिंता नहीं है। टेम्परेचर फिक्स्ड है तो हम लोग उसमें कैनोनिकल एंसेम्बल डाल देंगे, पार्टीशन फंक्शन क्लियर कैलकुलेट हो गया और सारे चीज निकल गया। नेक्स्ट दिन हम पूछेंगे कि कौन कौन घर में क्या देखे होंगे, पूछेंगे एकदम। होता है ना बच्चे लोगों को जैसे पूछा जाता है क्लास 6, 7, 8 में, ऐसे हम पूछेंगे। नेक्स्ट हफ्ता से तो ओपन भी हो जाएगा क्या? यस सर। तो उसमें एक एक को हम पूछेंगे, ये वाला होम टैक्स रहेगा। ठीक है, उसके बाद देखो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन फिर हम दे रहे हैं, नेक्स्ट दिन इसको करेंगे कि क्या क्या मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का आंसर क्या है। यहाँ 12 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग दिए हैं। अभी कोई बताओ इसमें क्या प्रॉब्लम है, क्योंकि रिवीजन है तो पढ़ाई करना है तुम लोगों को। हमसे इसका कंफ्यूजन, किसी का कॉन्फ्लिक्ट, किसी का कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम को हम दूर करेंगे। तो अभी एक एक करके बताओ किसका क्या प्रॉब्लम हो रहा है। कोई प्रॉब्लम नहीं है? नो सर। तो ठीक है, नेक्स्ट दिन हम फिर अगर फिजिकल क्लास होगा या ऑनलाइन, फिजिकली होगा क्योंकि 12 तारीख से तो हम लोग को कॉलेज जाना है।
फिजिकल क्लास लेने के लिए। तो उसमें हम लोग डिटेल्स में इसको डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट ये क्लियर हो जाएगा तो फिर हम जाएंगे ग्रैंड कैनोनिकल एंसेंबल। क्लियर? यस सर। ओके, आज इतना ही। थैंक यू।